आज हमारा चैप्टर है सेट्स, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में सेट्स एंड ए रिप्रेजेंटेशन, सेट और उनको कैसे हमने लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में संख्याएं कौन कौन सी संख्या जो है वो किस किस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट की जाती है, और वो है कौन सी संख्याएं जिनको क्या बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो वो संख्याएं कौन सी हैं, उनको 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन करके लिखते हैं, और इस ब्रैकेट के साथ हम इसको नोट करते हैं, और कैपिटल N के साथ इसका नाम रखते हैं। इसी ढंग से जो हमारे पास इसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर जो हैं उनको हम W के साथ नोट करते हैं, और हिंदी में इनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। WHOLE होल नंबर्स, WHOLE होल नंबर्स, होल नंबर्स। और इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो अब इसके बाद इसमें इस होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है कि नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर 0 जुड़ जाती है, 0 साथ में आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। इसी ढंग से होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्णांक, और इसको W या I के साथ हम डिनोट करते हैं। और वो नंबर कौन कौन से नंबर हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब डैश डैश का मतलब यहाँ पर भी यह है कि ये कहीं भी समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी डैश डैश का मतलब 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा एंड सो ऑन। ये कहीं भी समाप्त नहीं होगा। और इसी ढंग से इंटीजर जो हैं वो माइनस की तरफ को भी चलते हैं, प्लस की तरफ को भी चलते हैं, और 0 भी इंक्लूड होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे होल नंबर्स आ गए यहाँ से आगे को, और पीछे को नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये लेफ्ट साइड को चलते रहेंगे, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद बात आती है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम क्यू के साथ नोट करते हैं। ऑल दोज नंबर्स which can be put in the form P over Q, where P belongs to the integers, Q belongs to the integers। मतलब P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, और Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं है। एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन P एंड Q is 1। मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके। और P और Q क्या है, P भी हमारा एक इंटीजर है, इनमें से है,
और क्यू भी इंटीजर में से है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं करते हैं। तो जीरो से हम अगर डिवाइड कर देते हैं वो इन्फिनिटी बन जाता है। इसलिए क्यू इज नॉट इक्वल जीरो एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। तो वो दोनों का 1 होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया 30/10, तो है तो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी भी हमारा इंटीजर है, क्यू भी हमारा इंटीजर है, बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का 1 नहीं है अभी तक, क्योंकि इसको भी 10 के साथ काटा जा सकता है। 10 3 30, 10 1 1। तो ये हमारा ये रेशनल नंबर बना है 3/1 करके। तो इनका कॉमन डिवाइजर, इसका और इसका कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर है, जबकि 30/10 का कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर नहीं है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही बनती है कि आर दोज नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, पी बिलोंग टू इंटीजर्स, क्यू बिलोंग टू द इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन पी एंड क्यू इज 1। दोनों का पी और क्यू का कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम इसके बाद चलेंगे, अगला नंबर जो है वो है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इर्रेशनल numbers are those numbers which cannot be put in the form which cannot be put in the form of P over Q. For example, 2 root, 3 root, 5 root, 6 root and so on. They are all irrational numbers. या फिर -2 root, -3 root, -5 root, -6 root and so on. This type of numbers are called इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के बाद हम करते हैं बात रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हमारे ये सभी जो अभी तक मैंने नंबर बताए हैं ये सभी रियल नंबर्स हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स ये भी रियल है, होल नंबर्स ये भी रियल है, इंटीजर्स आई या जेड, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को इसके साथ नोट किया जाता है। इरेशनल नंबर्स ये सभी नंबर्स हमारे रियल है। तो नॉन रियल कौन से नंबर होते हैं? जब नेगेटिव हमारा रूट के बीच में आ जाता है तो उसको हम रियल नंबर नहीं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं कहते हैं। ये सभी वास्तविक हैं, दे आर ऑल रियल। और अगर नेगेटिव आ जाता है रूट के बीच में तो उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं। तो रियल नंबर के लिए हमारे पास रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज किया मैंने √5 लिखा तो ये रियल है, √7 लिखा ये भी रियल है, या -√7 लिखा ये भी रियल है। और अगर ऐसे लिख दिया -7 नॉन रियल, ये रियल नहीं है, क्योंकि -1 आ गया अंदर, -1 का रूट नेगेटिव आ गया रूट के बीच में, ये रियल नहीं है। तो रियल नंबर्स की बात भी हो गई। इसके बाद बात आती है
इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, all those numbers which are divisible by 2, 4, 6, 8 and so on are even natural numbers लिख तो चलेगा। even natural numbers 2, 4, 6, 8, 10 and so on, they are all even natural numbers। odd natural numbers, तो odd natural numbers कौन से हैं? which are not divisible by 3, not divisible by 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on, ये नंबर जो है वो odd natural numbers हैं। इसके बाद बात आती है प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं? आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो केवल अपने आप के साथ डिवाइड होते हैं या फिर 1 के साथ डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन नंबर सिस्टम के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। जब हम ये यहाँ पर सेट बनाएंगे, इस चैप्टर में नंबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन जो हमारा मेन जो चैप्टर है वो है सेट। तो सेट तो आपने थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो गई है कि सेट के लिए हम क्या करते हैं। हमें कोई ना कोई परिभाषा दी होती है, कोई ना कोई कंडीशन लगाई होती है, उसके अनुसार हम चूज करके उन चीज़ों को लिखते हैं। तो और उन चीज़ों को लिखने के बाद हम उसके बीच में करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या थी इसकी? ऑल द नेचुरल नंबर्स। हमने क्या करना था? यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर्स लिखने थे। तो हमें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इतनी सी बात से पता चल गया कि हमने कौन सा सेट लिखना है नेचुरल नंबर्स का। अगर हमने लिखना है जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स, तो हमें दिया होगा द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो हमें एकदम से दिमाग में बात आएगी कि हमें कौन से नंबर लिखने हैं? होल नंबर लिखने हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसी ढंग से अगर हमें बात की जाए द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं उनके हमने अगर सेट बनाना है, तो हम जब बात की गई है वॉवल्स की, तो हमारे दिमाग में बात आई कि हम क्या करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स को लिखेंगे। तो हमें वॉवल्स का पता है A-E-I-O-U, तो हम उनको क्या करेंगे? A-E-I-O-U ऐसे करके लिख देंगे और उस सेट का नाम रख देंगे कुछ भी। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जब हमने सेट लिखना हो तो सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को N के साथ लिख दिया, इस सेट को मैंने B के साथ लिख दिया, या इस सेट का नाम अपनी मर्जी के साथ आप और भी डाल सकते हैं। जैसे इस सेट को हम X का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में सेट का नाम दिया गया है तो हम उस सेट के नाम को चेंज नहीं करेंगे, और अगर सेट का नाम नहीं दिया गया है तो हम अपनी मर्जी के साथ सेट का नाम जो है वो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ उसको हम लिख सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो डेफिनेशन है
सेट। सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड collection of well-defined collection of distinct objects। तो ये सेट की डेफिनेशन आ गई, वेल डिफाइंड, अच्छे ढंग से डिफाइन किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक क्लियर बात भी हो कि हमने किस चीज का सेट बनाना है। जैसे यहाँ पर वेल डिफाइंड था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। यहाँ पर भी वेल डिफाइंड था कि किसका सेट बनाना है, हमने सेट बनाना है इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवल्स हैं उनका सेट बनाना है। तो वो हमें शब्दों से पता चल रहा है, तो हमारे दिमाग में एक समझे बात आ रही है कि हम किसका सेट बनाएंगे, इंग्लिश के जो वॉवल्स हैं उनका सेट बनाएंगे। इट इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, अच्छे ढंग से डिफाइन की हुई चीज को इकट्ठा करना उस डिफाइन डेफिनेशन के हिसाब से, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर सेट में केवल एक चीज को एक बार ही लिखा जाता है। सेट में एक एलिमेंट को, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं सेट के। ये भी नेचुरल नंबर एक एलिमेंट है, 1 जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। और यहाँ पर आई जो है वो एक्स का एलिमेंट है, ओ जो है वो भी एक्स का एलिमेंट है, यू जो है वो भी एक्स का एलिमेंट है। तो इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। एक चीज जो है वो सेट में दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ए एक बार आ चुका है तो ए दोबारा इस सेट में दोबारा नहीं आ सकता है। इसी ढंग से अगर यहाँ की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पर 2 दोबारा लिख दूँ तो वो गलत हो गया। किसी सेट में किसी एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है, केवल एक बार ही लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर बात आ गई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होना जरूरी है। बाकी सेट को जो है वह, हाँ, अगर सेट के बीच में कोई एक एलिमेंट पाया जा रहा है, जैसे ई जो है वो एक्स के बीच में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू एक्स। इसका नाम है बिलोंग्स टू। ये जो है निशान ई क्या है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं वैसे, पर यहाँ पर आपने एप्सिलॉन नहीं बिलोंग्स टू का नाम ही करके याद करना है। बिलोंग्स टू का इंग्लिश में आप शब्द समझते होंगे, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना। तो ई जो है एक्स के साथ संबंध रख रहा है, ये एक्स पूरा ये एक्स है। ओ जो है वो भी बिलोंग कर रहा है एक्स को, यू जो है वो भी बिलोंग कर रहा है एक्स को, ई जो है वो भी बिलोंग कर रहा है एक्स को, ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है एक्स को। अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पर लिख दूं एस, एस क्या यहाँ पर बिलोंग कर रहा है एक्स को या नहीं, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, एस नहीं है, तो एस डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे करके उसको निशान लगाते हैं और ऊपर से क्रॉस कर देते हैं, एस डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। इसका नाम है डज नॉट। जैसे इक्वल टू का निशान ऐसे है, डज नॉट इक्वल टू का निशान ऐसे है। इसी ढंग से बिलोंग्स टू का निशान ऐसे है, डज नॉट बिलोंग्स टू का निशान ऐसे है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब सेट को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सेट का हर एक एलिमेंट जो है उसको हम अलग अलग करके लिखें और उनको हम कॉमा लगा के, हर एक के बीच में कॉमा लगा करके उनको सेपरेट किया जाए और सेपरेट करने के बाद करली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में लिख दिया जाए, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। तो सेट को हमेशा हम क्या करेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो 2 तरीके हैं। एक में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। तो ये जो पहला तरीका है इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म
तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दो नामों से पुकारा जाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे करके अगर हमने लिख दिया तो इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म। इसी सेट को हम दूसरे रूप में सेट बुल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसके ऊपर कोई रूल लगा देंगे, कोई एक फार्मूला लगा देंगे, कोई कंडीशन लगा देंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने लिखना है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। एक्स है बट एक्स के ऊपर कंडीशन लगे कि एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो हम इस सेट को ऐसे करके लिख सकते हैं और खोल के लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ये रूल बन गया एक, क्या बन गया कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ n इज इक्वल टू एक्स। एक्स वो चीज है, एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो ये एक्स जो है इन सभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे वो एक्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ लो, एक्स 1 के बराबर भी है, 2 के बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है। मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा सेट बुल्डर फॉर्म है, हमारे पास ये जो सेट जो है वो आ गया। इसी ढंग से अगर मैं बात करूं कि सेट बी इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या होगा, सेट बी को हम टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये ए जो है वो सभी अल्फाबेट्स को जो वॉवल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ए इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलो ए की जगह पर मैं यहाँ पर ए नहीं लेता हूँ क्योंकि ए यहाँ पर भी आ रहा है, इसलिए इसका नाम मैं रख देता हूँ इज इक्वल टू यू। सो यू भी नहीं क्योंकि यू भी यहाँ पर आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब ये एक्स जो है कि इंग्लिश के हर एक वॉवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्स क्या बोल रहा है कि एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट का ये एक वॉवल है। तो वॉवल इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स ये सभी हैं। तो ये एक्स जो इन सभी इंग्लिश के अल्फाबेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी इंग्लिश के अल्फाबेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब कुछ एक हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक थोड़े से एग्जांपल्स हैं। जैसे हमें बोला गया है कि SCHOOL स्कूल एक वर्ड है, इसके जो अल्फाबेट्स हैं उनको अलग करके हमने एक सेट बनाना है। तो स्कूल के लिए मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू, हमने इंग्लिश के जो सभी अल्फाबेट्स हैं उनको अलग अलग करके लिखना है और वहाँ पर बीच में कॉमा लगाना है। तो S, C, H, O, L। ओ दो बार आ रहे हैं, तो ओ को हम एक बार ही लिखेंगे क्योंकि सेट में अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। एक सेट में एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जा सकता है।
तो ये इसका एक सेट बन गया। तो इसी ढंग से और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, हम आपकी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप खुद करेंगे। तो अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज है हमारी 1.1, इसमें आप देखिए 1.1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अच्छा, सबसे पहली बात, आपने सभी ने जो है वो NCERT की बुक लेनी है। NCERT की बुक ले करके आपके पास जब आपने ये अपनी क्लास लगाने के लिए बैठना है तो NCERT की बुक आपके पास चाहिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा ही आपको जो है वो क्वेश्चंस की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपके कौन कौन से जब वो यहाँ पर सेट हैं, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो कौन कौन से सेट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब हमने पूरे साल के जो महीने हैं उनमें से वो महीने निकालने हैं जिनका पहला अल्फ़ाबेट जे से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आ गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो जे से स्टार्ट हो रहा है वो है जून। फिर है जुलाई, और ये 3 महीने हैं शायद केवल जिनका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो जे है। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा, और इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ये एक सेट है बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मीन्स हम चूज कर सकते हैं कि 12 महीनों में से कौन कौन सा जो है जो मंथ जो है वो जे से स्टार्ट होता है। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कुछ एक शब्द हैं जिन शब्दों के हिसाब से हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल या वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वो शब्द जो हैं वो वेल डिफाइंड को तय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के पता नहीं कितने राइटर्स हैं, और मोस्ट टैलेंटेड, किसी के लिए कोई राइटर अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा राइटर अच्छा लगेगा, किसी को कोई और अच्छा लगेगा। अपने अपने मन की जो है, अपने अपने इंटरेस्ट जो है उनके हिसाब से राइटर्स को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। दूसरा पार्ट है इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो इट इज नॉट ए सेट। ये वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छे राइटर्स, अब किसी के लिए कोई एक राइटर अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वो राइटर अच्छा नहीं हो सकता है। अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जैसे हम खिलाड़ियों की बात करें, जैसे हम बोले कि जो इंडिया के जो 10 प्लेयर हैं या 11 अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं वो चूज़ करिए, तो अलग अलग आदमी जो है वो अलग अलग प्लेयर्स को चूज़ करेगा, क्योंकि किसी के लिए एक प्लेयर अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए वो प्लेयर अच्छा नहीं हो सकता है। अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। कोई बोलेगा धोनी अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं विराट कोहली अच्छा है। तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। जैसे नंबर 3 पार्ट है, इसमें भी देख लो आप। इसमें क्या है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो है वो 11 क्रिकेट के अच्छे अच्छे प्लेयर लेने हैं,
तो उनको चूज करने में भी हमें मुश्किल हो जाएगी कि कौन किस प्लेयर को रखें और किस प्लेयर को हम छोड़ दें। तो इट इज आल्सो नॉट वेल डिफाइंड। It is not well defined, so it is not a set। ये भी एक सेट नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखो आपकी क्लास में जितने लड़के हैं उन लड़कों का हम सेट बना सकते हैं। उनका नाम लिखेंगे, हर एक लड़के का नाम लिखेंगे और उस लड़के के नाम के आगे कॉमा लगा करके अगले का नाम लिखेंगे। जितने भी लड़के हैं उन सभी का नाम लिख करके कॉमा लगा करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ब्रैकेट यही चलेगी, करली ब्रैकेट। ये वाली ब्रैकेट नहीं चल सकती है या ये वाली ब्रैकेट भी नहीं चल सकती है, ये गलत है। सेट के लिए केवल करली ब्रैकेट ही यूज होगी। तो इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अब कुछ और भी हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो 100 से कम नेचुरल नंबर्स आपको पता है। अब नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, जिनको पहले पता नहीं था वो ज़रा डेफिनेशन देख लेना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स और कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ये आगे तक चलते रहते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 से 1 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। तो ये जो है इट इज़ ए वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें बताया गया है सीधा डेफिनेशन में कि हमने 100 से कम जो है, 100 से छोटे जो हैं वो नेचुरल नंबर लेने हैं। तो हम इनको अलग से लिख सकते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है, therefore it is a set। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए जो भी हमारे पास नॉवेल्स हैं उनका हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनका सेट बना सकते हैं। चाहे आपको पता नहीं भी है, ये जरूरी नहीं कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। आप क्या करते हैं, आप मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए सभी नाटक जो है उनका नाम बारी बार से लिखते जाएंगे और कॉमा लगाते चले जाएंगे। जितने भी नाटक उन्होंने लिखे हैं उनका कॉमा लगा करके आप सेट बना सकते हैं। तो इट इज ए सेट एंड बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स की बात है, ऑल दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। तो इन सभी को हम लिख सकते हैं -2, -4, -6, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या हैं, इवन है, इवन इंटीजर्स है। तो इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। इसी ढंग से आपका 8वां पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो है वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सभी का कलेक्शन, उनको इकट्ठा करना और कॉमा लगा के लिखना। तो उनको भी हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और जहाँ तक भी ये क्वेश्चन जाते हैं पोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 6 क्वेश्चन तक। तो इसको भी हम क्वेश्चन को अलग अलग करके कॉमा लगा के हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द बर्ड। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक आपको जो है वो ढंग से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड और ब्यूटीफुल और यहाँ पर बात दी गई है डेंजरस एनिमल्स।
तो डेंजरस की बात है तो यहाँ पर है डेंजरस का मतलब खतरनाक। तो खतरनाक जो है वो केवल एक एनिमल नहीं हो सकता है, किसी के लिए जो है वो एक एनिमल खतरनाक, दूसरा उससे खतरनाक, तीसरा उससे खतरनाक हो सकता है। कोई बोलेगा कि शेर खतरनाक है, कोई बोलेगा मगरमच्छ खतरनाक है, कोई बोलेगा कि जो शार्क फिश है वो खतरनाक है, कोई बोलेगा नहीं सांप खतरनाक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर आएगी कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए इज इक्वल टू इस सेट में हमें एक सेट दिया हुआ, इस क्वेश्चन में एक हमें सेट दिया हुआ है और उस सेट में से चूज करके हमने ये बताना है कि क्या ये ट्रू, क्या ये हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसके बीच में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू ये दो निशान लगाने हैं। एक निशान दोनों में से चूज करके हमने लगाना है। तो सेट ए जो है उसके बीच में हमें अभी एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ढंग से हमारे पास 6 जो है वो